मेश्राम साहब को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देश की आजादी के 74 साल हो गए और आजादी के 74-75 साल में मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हुए हैं, बल्कि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो कहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों को मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। और आपके कानपुर के ही राष्ट्रपति जी हैं कोविंद जी, तो कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको धक्का मार करके बाहर कर दिया गया और मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। इतने ज्यादा मुल्क में शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात खराब हैं। देश में एक बहुत बड़ी आबादी आदिवासी लोगों की है। आदिवासियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची लिखा हुआ है, जिसके अनुसार जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां की जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है, लेकिन आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से खदेड़ा जा रहा है और उन्हें नक्सलाइट घोषित करके गोलियों से मारने का काम भी किया जा रहा है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों के ऊपर हमले हो रहे, क्रिश्चियनों के चर्चेज के ऊपर हमले हो रहे हैं, बुद्धिस्टों के जो ऐतिहासिक प्लेस हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उन पर ब्राह्मणवादियों मनुवादियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और जो देश की बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहते हैं, आजादी के 74 साल में मुस्लिम भाइयों के साथ में इतना बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुआ कि मुसलमान देश में कम और जेल में ज्यादा। हालत तो इतने ज्यादा भी बिगड़ गए हैं कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये आजकल मुसलमान नहीं तय करते, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। हालात तो इतने ज्यादा भी खराब हो गए हैं, इसलिए मुल्क के हालात को समझने की जरूरत है। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी समाज कहा जाता है। आजादी के 74-75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर जो देश की आधी से अधिक आबादी है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसे ओबीसी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। इसका मतलब यह है देश की जो 85-90% आबादी है उसके हालात देश में खराब है। अगर आप किसानों की बात करो तो लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या किया है। हम जिस माइक पर बोल रहे हैं ये माइक जिसने बनाया उसकी कीमत वो निर्धारित करता है। हमारे सामने जो कैमरा लगा है उस कैमरे को जिसने बनाया उसकी कीमत वो निर्धारित करता है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी को जिसने बनाया उसकी कीमत वो निर्धारित करता है। लेकिन हम किसान हैं, हम किसान हैं, हम भी फसल पैदा करते हैं, हम भी धान, गेहूं, चावल, आलू पैदा करते हैं, लेकिन हम जो पैदा करते हैं उसकी कीमत हम नहीं रख सकते, बल्कि हम जो पैदा करते हैं उसकी कीमत खरीदने वाले तय करते हैं। अगर हर बनाने वाला व्यक्ति अपने सामान की कीमत रखता है, तय करता है, तो किसान को आजादी के 75 साल में ये अधिकार क्यों नहीं मिला कि किसान जो पैदा करता है अपनी कीमत निर्धारित करने का काम करे? लेकिन आजादी के 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। आज आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं हमने तो 3 कानून वापस ले लिए। अरे 3 कानून तो लाए भी तुमने ही था। पहले सर फोड़ा पत्थर मारकर
और फिर बाद में कहा हमने तो इलाज कर दिया, पट्टी बांध दिया, पहले सर फोड़ने का काम किया, सर भी तुमने फोड़ा, पट्टी भी तुमने ही बांधा। तो जब सर तुमने ही फोड़ा था तो पट्टी बांधकर अच्छा काम कैसे किया? हमें समझने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। सरकार अभी भी एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के हालात खराब। अगर आप अखबार और टीवी देखो तो प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं। हर जिले में, हर मंडल में, हर प्रदेश में होते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो महिलाओं के हालात भी देश में अच्छे नहीं। अगर हम नौजवानों की बात करें तो हमारे समाज का जो नौजवान है वो इंटर पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है। ये सब पास करने के बावजूद भी रोजगार नहीं है। और जब वो सड़क पर उतरता है और कहता है हमारे हाथ को भी काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस प्रदेश की सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं देती, बल्कि लाठी डंडे मारकर नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। इतने ज्यादा नौजवानों के हालात खराब है। अरे हालत खराब नहीं, हालत बेकाबू हो गए हैं। हर बार परीक्षा घोषित होती है, नौजवान घर से निकलता है, किराए की पैसे की व्यवस्था करता है, और किराए की पैसे की व्यवस्था करके जब परीक्षा के सेंटर पर पहुंचता है तो खबर आती है पेपर तो लीक हो गया। एक नौजवान वापस चला जाता है, तमाशा बना करके रखा हुआ है। नौजवानों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। तो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, नौजवान, युवा, महिला, किसी के साथ इस देश में अन्याय और सबके साथ इस देश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसलिए इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और इसलिए परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बनाया गया है। क्योंकि इस देश में अगर आरएसएस से मुकाबला करना है तो वैचारिक रूप से मेश्राम साहब ने आरएसएस को परास्त कर दिया है और कई बार भारत बंद करके मोदी को झुकाने का भी काम किया है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी अब आरएसएस बीजेपी को परास्त करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। वैसे परिवर्तन तो हम बार बार करते हैं, सरकारें तो हम बार बार बदलते हैं। जैसे 2014 के पहले मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा था कि हम तो चाय बेचने वाले हैं। हमारे लोग खुश हो गए, मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, इसका मतलब गरीब आदमी है। फिर मोदी जी ने कहा हम तो नीच जाति के हैं, तो हमारे लोग और खुश हो गए कि अरे मोदी जी भी नीच जाति के हैं, हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, तो हम भी नीच जाति के हैं, तो मोदी जी अपने आदमी हैं। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का भी कल्याण हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हमारे बहुत सारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, बनने के पहले नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री हो गए तो सबका साथ सबका विकास भूल गए। आरएसएस का साथ, जिसका आरएसएस कहता है उन पूंजीपतियों का विकास और बाकी सबका सत्यानाश, ये कार्यक्रम शुरू हो गया और अपने को पिछड़ा कहते। लेकिन देश में जानवरों की गिनती किया, पिछड़ों की गिनती नहीं किया। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को नरेंद्र मोदी ने रोकने का काम किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, साथ तो हम पिछड़ों का भी ले लिया, लेकिन जब विकास करने का मामला आया तो नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के विकास के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है।
हम लोगों को जानने की जरूरत है कि हम जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर जिनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग सब जानने समझने के बाद में भी कहते हैं कि अरे भाई बात तो आपकी सब सही है, लेकिन क्या बताएं बिरादरी का आदमी टिकट लेकर के आ गया है। अब जब बिरादरी का आदमी टिकट लेकर के आ गया है तो बिरादरी की इज्जत तो बचानी ही पड़ेगी, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। तो बिरादरी का आदमी बीजेपी से टिकट लेकर के आता है, आप बिरादरी की इज्जत बचाने के चक्कर में बीजेपी को वोट देते हो। बिरादरी का आदमी के पीछे आप खड़े हो गए, बिरादरी के नेता के पीछे आप और आपका नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हो जाता है। आप नेता के पीछे, नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के पीछे, और फिर आपका सत्यानाश हो जाता है। इसलिए हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। देश में आजादी के 75 साल में पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। अब तो पिछड़े वर्ग को शर्म आनी चाहिए कि अगर हमारी आबादी देश में 52 से 60% है, आधी से अधिक आबादी अगर हमारी है, तो हमारे समर्थन के बगैर देश में और प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बन सकती। हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी हम दूसरों की सरकारें बना रहे हैं और दूसरे हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी गिनती नहीं कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नारा दिया है, जाति आधारित गिनती नहीं तो अब वोट भी नहीं, और जो जाति आधारित गिनती की लड़ाई लड़ेगा वही देश पर राज करेगा। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है। और माननीय मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक हैं, वो लगातार पिछले 10, 15, 20 साल से ओबीसी की जाति आधारित गिनती की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जो लड़ाई लड़ रहा है उसके समर्थन में खड़े होने की जरूरत है। बहुत समय हो गया जाति के आधार पर वोट देते देते बीजेपी को लगा कि अभी धर्म के नाम पर लोगों का वोट ले रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों का वोट ले रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। तो बीजेपी वालों ने सोचा कि किनके कुछ मिनिस्टर बना देते हैं। 27-28 मंत्री बना दिए और 27-28 मंत्रियों को एक दिन भी दिल्ली में समाज के लिए काम नहीं करने दिया, बल्कि उनको कहा जाओ आशीर्वाद लेने जनता के बीच में, और उनको भेज दिया। तो मंत्री इसलिए नहीं बनाए कि वो आपके समाज के लिए कोई काम करे, बल्कि मंत्री इसलिए बनाए गए ताकि आपको लगे कि हमारे समाज का नेता है, हमारी जाति का नेता है, हमारी बिरादरी का नेता है, और जो नेता हमारी जाति बिरादरी का है वो अगर हमारे बीच में मंत्री बनकर आया है तो उसको वोट देने का काम करना चाहिए। लेकिन साथियों, जिनको आपने मंत्री बनाया, अरे देश में कुत्ते की, बिल्ली की, हिजड़े की, चूहे की गिनती हो रही है, पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। उनसे सवाल तो पूछो कि जानवरों की गिनती हो रही है और तुम्हारे मंत्री रहते पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। तुम मीडिया में बयान मत दो। बहुत सारे जो मंत्री बने हुए हैं वो मीडिया में आकर बयान देते हैं कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी को नहीं कहते जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, मीडिया में बयान देते हैं जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अरे यहाँ क्यों समझा रहे हो? आप तो सरकार में हो, आप प्रधानमंत्री को समझाओ कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। तुमने जिसको प्रधानमंत्री बनाया, तुमने जिसको समर्थन किया, तुम जिसके मंत्रिमंडल में मंत्री हो, उसी को न तय करना है कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। तो मीडिया में और भाषण में लोगों को क्यों समझा रहे हो? प्रधानमंत्री को समझाने का काम करो। लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं समझाते, वो जानते हैं प्रधानमंत्री उनकी सुनने वाले भी नहीं है, इसलिए वो लोगों को बताने का काम करते हैं ताकि लोग समझे कि नेताजी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे नेताजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। नेताजी का तो थाने का दरोगा भी नहीं समझा सुनता जिनको उन्होंने मंत्री बना के भेजा है। तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, जाति की भावना से ऊपर उठने की जरूरत है, और हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले नेता को अपना नेता मानने की जरूरत है। नहीं तो हम मंच से कहते रहते हैं कि हम 85% है, 90% है, 52% है, 60% है, लेकिन मंच से ही हम 85, 90%, 52, 60% रहते हैं।
क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो 85-90 देखकर वोट नहीं देते, तब जाति बिरादरी धर्म देख करके वोट देते हैं और इसी वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हमारे लोगों को गुमराह करके रखा गया है। खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर दो नशा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। एक तो जाति का नशा चढ़ा हुआ है और दूसरा धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया, तो तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया गया। विनय कटियार को आगे किया गया, कल्याण सिंह को आगे किया गया, उमा भारती को आगे किया गया, परवीर तोगड़िया को आगे किया गया, क्योंकि वनवादी पार्टियों को लगा, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को लगा कहीं ये पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है, इनको 27% रिजर्वेशन दिया, ऊपर से क्रीमी लेयर लगाकर जो दिया उसको भी वापस ले लिया। अगर इनको पता चल जाएगा तो ये देश की संसद घेर लेंगे और अगर ये देश की संसद घेर लेंगे तो इनको इनका हक अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए देश की संसद ना घेरे, देश की संसद ना घेरे, इसलिए इनको गुमराह करना पड़ेगा। गुमराह करने के लिए विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह, उमा भारती, रितंबरा, परवीर तोगड़िया को आगे किया और जिनको संसद घेरना था उनसे बाबरी मस्जिद गिरवाने का काम किया। जिनको संसद घेर कर अपना हक अधिकार लेना था उनसे बाबरी मस्जिद गिरवाने का काम किया। पिछड़े वर्ग की लाखों नौकरियां चली गई, पिछड़े वर्ग का बड़ा नुकसान हो गया। उस समय विनय कटियार जैसे नेता कहते थे कि डंडे के दम पर आरक्षण ले लेंगे, जो कहते थे डंडे के दम पर आरक्षण ले लेंगे, आज जब मंदिर बन रहा है उनका पता नहीं है ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा। पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू हैं, जब वोट देना हो तब हम और बढ़िया वाले हिंदू हैं, और जब चंदा देना हो तब भी बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जब हमें अपने हक अधिकार की बात करनी है तब हम हिंदू नहीं है। जब हमें अपने हक अधिकार की बात करनी है तब तो हम एससी हो जाते हैं, तब हम एसटी हो जाते हैं, तब हम ओबीसी हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते हैं। ये जो साजिश है, ये साजिश समझने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और पिछड़े वर्ग को फेंक दो, ये इनकी नीति है। 2017 का चुनाव उठाकर देख लो, किसी ने भी योगी के नाम पर समर्थन नहीं मांगा, किसी ने भी 2017 में योगी के नाम पर वोट नहीं मांगा। वोट मांगा गया केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर। पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा, अरे भाई दिल्ली में तो मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया पिछड़े वर्ग के आदमी को, तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को भी बना लेते हैं। मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को बताया गया कि अरे भाई अखिलेश की सरकार होती है तो सारा का सारा फायदा यादव ले जाते हैं, मायावती जी की सरकार होती है तो सारा का सारा फायदा जाटो ले जाते हैं, और यादव और जाटो ले जाते हैं, बाकी दूसरी जातियों को नहीं मिलता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हो तो हमें न यादव को देना है, न जाटो को देना है, न मुसलमान को देना है, हमें तो जो देना है सब तुमको ही देना है। तो हमारी सरकार बनाओ। तो लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट दे दिया, और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत में आ गई तो केशव प्रसाद मौर्य को उप बना करके चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने इतने सांड पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए, इतने सांड पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए। दिल्ली से मोदी किसानों को मारने में लगे हुए हैं, उनके मंत्री गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों के ऊपर, और उत्तर प्रदेश से योगी किसानों को मारने में लगे हुए हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की परिवर्तन यात्रा पर था, मुझसे किसान मिल रहे थे, कह रहे थे पटेल जी क्या बताएं बड़ी दिक्कत हो गई है। हमने कहा क्या दिक्कत हो गई है।
कहा दिन में तो खेती में काम करते ही करते हैं, रात में जो योगी के साढ़ हैं वो सोने नहीं देते हैं, रात में भी खेतों में जाना पड़ता है, साढ़ों से फसल की रखवाली करना पड़ता है। हमारे लोगों को उम्मीद थी नौकरियां हमको मिलेगी, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, अरे भाई किसकी भर्ती हुई? कितने कुर्मी की भर्ती हुई, कितने मौर्या की भर्ती हुई, कितने पाल की भर्ती हुई, कितने निषाद की भर्ती हुई, कितने राजभर की भर्ती हुई, कितने बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड लोगों की भर्ती हुई? किसी की भर्ती नहीं हुई, केवल 2 जाति के लोगों की भर्ती हुई। गोरखपुर का उदाहरण देख लो, बादा यूनिवर्सिटी का उदाहरण देख लो, भर्ती किसकी हो रही है? तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हो गया कि पिछड़े वर्ग के हिस्से पर मिश्रा जी चले गए, पिछड़े वर्ग के हिस्से पर दुबे जी चले गए, पिछड़े वर्ग के हिस्से पर चतुर्वेदी जी चले गए। और जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी जांच किया तो कहा बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है। पहले मोदी जी ने जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो बहुत डंका पीटा कि हमने तो ओबीसी के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, पहले डंका पीटा। और अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात ना तो योगी जी मानने के लिए तैयार है, ना ही मोदी जी मानने को तैयार है। अरे मोदी जी आपने ही पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो कम से कम अपने आयोग की बात तो मानो, लेकिन मानने के लिए नहीं तैयार है। साथियों, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों के फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग बूथ पर अपने अपने इलाके में जो मनवादियों से लोहा लेते थे, जो सामंतवादियों से लोहा लेते थे, ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को फर्जी एनकाउंटर का शिकार बनाया गया। सैकड़ों हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की करवाई गई। इतने ज्यादा हालात उत्तर प्रदेश में बद से बदतर कर दिए गए हैं। इसलिए साथियों, आज के समय की जरूरत है। आज संविधान भी खतरे में है, आज लोकतंत्र भी खतरे में है, और आज आपका इज्जत से जीने का जो अधिकार है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये जो समय है, ये समय जाति देखने का समय नहीं है, ये समय धर्म देखने का समय नहीं है। ये जो आज का समय है, ये समय है असली लड़ाई लड़ने वाले का विकल्प खड़ा करने का समय है। असली लड़ाई लड़ने वालों को मजबूत करने का समय है। असली लड़ाई लड़ने वालों के साथ ताकत के साथ खड़े रहने का समय है। इसमें से हमारे बहुत सारे लोग आए हैं महारैली में, वो ऐसा सोचते होंगे कि पटेल जी बात तो सब सही कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं पटेल जी की पार्टी जीतेगी, पता नहीं जीतेगी। ये जिसको समर्थन कर रहे हो जीतेगे कि नहीं जीतेगे, इस पछोपेश में हमारे बहुत सारे लोग पड़े होंगे। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के 74 साल से हम जिताने और हराने में लगे हुए। आजादी के 74 साल से हम जिताने और हराने में लगे हुए हैं, मगर जिताते हराते आजादी के 74 साल से रहे हैं, मगर हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए अब जिताना हराना नहीं है, अब विकल्प खड़ा करना है, और वो विकल्प ऐसा होना चाहिए जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़े। ऐसा विकल्प खड़ा होना चाहिए, ऐसा परखा हुआ नेतृत्व होना चाहिए। साथियों, पिछले 40 साल से माननीय वामन मेश्राम साहब ने अपनी जिंदगी और जवानी लगाकर इस बात को साबित कर दिया है कि वो एक परखे और हुए नेतृत्व है। वो बिना रुके, बिना झुके, बिना बिके पिछले 40 साल से वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक क्रेडिट पेश किया है। नहीं तो जिसका संगठन 2-4 जिले में हो जाता है वो भी मिनिस्टर बन जाता है, वो भी अपने लोगों को बेचने का काम कर देता है। लेकिन साथियों, 40 साल से मेश्राम साहब ने इतना बड़ा देश भर का संगठन बनाया। आज आरएसएस से भी बड़ा संगठन मेश्राम साहब ने खड़ा कर दिया है, और इसलिए अब जरूरत है, मेश्राम साहब ने अपने को साबित कर दिया है, अब हम लोगों को साबित करने की जरूरत है कि मेश्राम साहब, अगर आपने अपनी जिंदगी जवानी इस बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लगाया है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि साथियों, ये मामूली समय नहीं है, ये आरएसएस और वामसेप की लड़ाई चल रही है। ये मूल निवासी बहुजन
बहुजन समाज और मनवादियों की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में यह जरूरत है आपको मेश्राम साहब के साथ में खड़े होने की, ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। और इस लड़ाई को जीतने के लिए आप लोग विकल्प खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ में, माननीय मेश्राम साहब के साथ में कंधे से कंधा